नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। पहले आपको पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से मिलवाएंगे, जो आसिम मुनीर के सुप्रीम बनने वाले अरमानों को जेब में डालकर विदेश चले गए हैं। अब चर्चा यह है कि क्या सत्ता की लड़ाई अब शहबाज वर्सेस मुनीर हो गई है। आज एक और वजह दिखाएंगे जिससे फील्ड मार्शल के हाथ पांव फूले हुए हैं। फिर प्रधानमंत्री मोदी का वो कटाक्ष देखिएगा जो उन्होंने विपक्ष पर किया है। पीएम ने कहा कि विपक्ष हार की हताशा से बाहर निकले और सदन में मजबूत मुद्दे उठाए, क्योंकि संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। प्रियंका ने जवाब दिया, मुद्दों पर बात करना ड्रामा नहीं है। आज संसद की सबसे दिलचस्प तस्वीर की भी चर्चा करेंगे, जहां कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी एक कुत्ता लेकर संसद पहुंच गई। इसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा उसे सुनकर बीजेपी का पारा चढ़ा हुआ है। इसीलिए एक कुंजी संसद में कुत्ते वाले कलेश पर भी खोलेंगे। केंद्र सरकार ने आज संसद में यह बताया है कि देश के कई एयरपोर्ट्स पर जीपीएस स्पूफिंग और जीएनएसएस इंटरफेस की घटनाएं दर्ज की गई हैं, यानी जीपीएस डेटा से छेड़छाड़ की गई है। इस समस्या से सैटेलाइट आधारित नेविगेशन सिस्टम बाधित हो जाता है और उड़ान संचालन पर असर पड़ सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर केंद्र और संबंधित एजेंसियों को फटकार लगाई। ये कहा कि पोल्यूशन पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। साथ ही सिर्फ किसानों को जिम्मेदार ठहराने पर आपत्ति भी जताई। अदालत ने कहा कि पराली के अलावा दूसरे कारणों का साइंटिफिक एनालिसिस किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी खबर है। कोर्ट ने सीबीआई को डिजिटल अरेस्ट के मामलों की पैन इंडिया जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही राज्यों को जांच में सीबीआई की मदद के भी निर्देश दिए हैं। आज केंद्र सरकार ने नवंबर में हुए जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जारी किए, जो 1,70,000 करोड़ रुपए है। वैसे तो सालाना आधार पर इसमें 0.7% की बढ़ोतरी है, लेकिन पिछले महीने अक्टूबर के मुकाबले नवंबर का कलेक्शन 26,000 करोड़ रुपए घटा है। सत्ता में सबसे पहले लेकिन बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां से सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए 3 शॉकिंग न्यूज हैं। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा। जिस मुनीर को पाकिस्तान का सुपर पीएम कहा जाता है, जिसके हाथ में पाकिस्तान की संपूर्ण सत्ता का रिमोट है, जिसके एक आदेश पर पाकिस्तान के बड़े फैसले होते हैं, आखिर उसके लिए शॉकिंग न्यूज क्या हो सकती है? जब आप असलियत जानेंगे तो आश्चर्य नहीं होगा। आप समझ जाएंगे सदा के लिए सत्ता वाली मुनीर की सोच सिर्फ एक कोरी कल्पना है, जो पिछले कुछ घंटों के घटनाक्रम में देखने को भी मिला है। पहली शॉकिंग न्यूज मुनीर के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों से मुनीर पाकिस्तान में तीनों सेनाओं के सुप्रीम यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने का ख्वाब देख रहे थे। जब वो घड़ी आई तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उनके सुप्रीम ख्वाब को अपनी जेब में रखकर विदेश भ्रमण पर निकल गए। इसके बाद मुनीर को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इसकी विस्तृत कुंजी आज हम आपको दिखाएंगे। मुनीर के लिए दूसरी शॉकिंग न्यूज बलूचिस्तान वाली है, जिससे पाकिस्तान के सेना प्रमुख का ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला है, क्योंकि बलूचिस्तान ने पिछले 24 घंटे में 8 हमले किए हैं। ज्यादातर जगहों पर पाकिस्तान की आर्मी के हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया है। पाकिस्तान की आर्मी को नुकसान पहुंचाया गया है। पाकिस्तान के अंदर सेना को इतनी बड़ी चुनौती किसी सदमे से कम नहीं है। तीसरी शॉकिंग न्यूज तालिबान वाली है, जिसमें तबाही की मात्रा कुछ ज्यादा है। तालिबान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने पाकिस्तान को कायर दुश्मन कहा है। बॉर्डर पर सैन्य गतिविधि और अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक पर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने यह कहा है कि पाकिस्तान का हिसाब किताब अपने तरीके से करेंगे। सबसे पहले लेकिन आइए बात करते हैं मुनीर के सत्ता वाले संकट की। आपको याद होगा, शहबाज शरीफ ने मुनीर भक्ति दिखाते हुए और अपने सेना प्रमुख पर असीम कृपा बरसाते हुए संविधान संशोधन किया था। पाकिस्तान की संसद ने 12 नवंबर को सेना की शक्ति बढ़ाने वाला 27वां संवैधानिक संशोधन पास किया था। इसके अनुसार आसिम मुनीर को तीनों सेनाओं का सुपर चीफ यानी CDF बनाया जाना था। मुनीर की तानाशाही वाली ताजपोशी की तारीख भी तय थी। सब कुछ फिक्स था, लेकिन जब समय आया तो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ विदेश भ्रमण पर निकल गए। पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से आप भी समझिए। मुनीर को CDF बनाने के लिए 29 नवंबर तक नोटिफिकेशन जारी होना था, लेकिन पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने अब तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। नोटिफिकेशन पर साइन करने से पहले शहबाज 26 नवंबर को बहरीन दौरे पर चले गए।
बहरीन के बाद 27 नवंबर को अनौपचारिक यात्रा पर लंदन रवाना हो गए। पाकिस्तान के कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार 27 नवंबर को पुराना पद खत्म होने के साथ ही 28 या 29 नवंबर तक नई नोटिफिकेशन जारी होना जरूरी था। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा यह है कि शहबाज शरीफ खुद इस प्रक्रिया से दूर रहना चाह रहे थे, इसलिए जानबूझकर आसिम मुनीर की नई नियुक्ति वाले आदेश पर साइन करने से पहले विदेश भ्रमण पर निकल गए। मुनीर की चाहत जल्द से जल्द CDF बनने की क्यों थी, ये भी समझिए। इस पद के मिलते ही उन्हें पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की कमान भी मिल जाती, मतलब ये कि वो पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स बन जाते। आपको बता दें कि 29 नवंबर 2022 को आसिम मुनीर को सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था। उनका मूल कार्यकाल 3 साल का था, यानी 28 नवंबर 2025 को खत्म हो गया। यहाँ पर एक बात और नोट करने वाली ये है कि पिछले वर्ष ही पाकिस्तान की संसद ने कानून पास करके सेना प्रमुख का कार्यकाल 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दिया था। इसलिए कानूनी रूप से मुनीर का पद खतरे में नहीं है, लेकिन संविधान संशोधन के बाद नए नोटिफिकेशन की जरूरत थी। इसके बाद ही मुनीर के सदा के लिए सत्ता ड्रीम्स पूरे होने वाले थे, लेकिन शहबाज शरीफ ने ग्रहण लगा दिया। फिलहाल मुनीर को CDF बनाने की प्रोसेस अटक गई है। मुनीर को लगे इस कानूनी करंट की चर्चा अब भारत में भी हो रही है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के पूर्व सदस्य तिलक देवाशर ने पाकिस्तान की स्थिति पर क्या कहा है, आप सुनिए। दरअसल पाकिस्तान में इस पर संवैधानिक बहस छिड़ी हुई है। जानकार अपने अपने तर्क दे रहे हैं। कुछ कानूनी जानकारों का कहना है कि वर्ष 2024 में किए गए पाकिस्तान आर्मी एक्ट में बदलाव के बाद मुनीर के सेना प्रमुख का कार्यकाल अपने आप 5 वर्ष का हो जाता है। इसके लिए आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि दूसरी राय यह है कि CDF जैसे पदों के शुरू होने के बाद औपचारिक नोटिफिकेशन अनिवार्य है। वैसे सही मायने में ये देखा जाए तो पाकिस्तान जैसे देश में लोकतंत्र, संविधान, कानून जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा और बहस व्यर्थ है। लेकिन हमने आपको वही बताया जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, जो इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति है। सिर्फ 3 पॉइंट में इसे समझिए। पिछले 48 घंटों से मुनीर आर्मी चीफ नहीं है। पिछले 48 घंटों से मुनीर सत्ता से पैदल हो गए हैं। 48 घंटे से मुनीर का ख्वाब शहबाज शरीफ की जेब में है। आगे बढ़ते हैं मुनीर को शौक देने वाले वीडियो के साथ, जिसमें बारूद की मात्रा बहुत ज्यादा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की सीधी चुनौती है। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के सेना प्रमुख के लिए BLA एक बुरा सपना बन चुका है। पिछले 24 घंटे में 8 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। BLA के टारगेट पर ज्यादातर पाकिस्तान की सेना है। पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय हैं, चौकियां हैं। बलूचिस्तान प्रांत में रविवार देर फ्रंटियर कोर के हेडक्वार्टर पर सुसाइड अटैक हुआ। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार मेन गेट के पास एक सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ा लिया। धमाका इतना जोरदार था कि गेट टूट गया। इसके बाद 6 हथियारबंद लड़ाके अंदर घुस गए। सुरक्षा बलों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू की। 6 हमलावरों के मारे जाने का दावा किया गया है। इस हमले से कुछ घंटे पहले इसी क्षेत्र में एक दिन में लगातार 7 धमाके हुए थे। संदिग्ध उग्रवादियों ने क्वेटा और डेरा मुराद जमाली में कई जगहों पर हमले किए थे। मुनीर के संकट का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के डेप्यूटी PM इशाक डार ने शनिवार को यह दावा किया है कि बीते 4 वर्ष में पाकिस्तान में 4000 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 20,000 से ज्यादा घायल हुए हैं। सोचिए उस सेना प्रमुख की स्थिति क्या होगी जिसके हर वर्ष औसतन 1000 सैनिक मारे जा रहे हैं। कभी बलूचिस्तान के हमले में, कभी तालिबान के अटैक में, तो कभी किसी और फ्रंट पर सैनिकों की जान जाती है। बात जब तालिबान की हो रही है तो आपको अफगानिस्तान के डेप्यूटी PM मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का हालिया बयान भी सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को ललकारा है, अपने तरीके से हिसाब किताब करने की चुनौती दी है। आसिम मुनीर की परेशानी की कहानी यहीं तक नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर जारी सस्पेंस एक बड़ा मसला है, क्योंकि इमरान की पार्टी PTI के समर्थक आंदोलन के मूड में है। इसी डर से पाकिस्तान की सरकार खैबर पख्तूनख्वा में राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार कर रही है। इसे और स्पष्ट शब्दों में समझिए तो पाकिस्तान में इमरान समर्थक मुख्यमंत्री को हटाने की कोशिश हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सुहेल आफरीदी इमरान के समर्थक हैं। पाकिस्तान के नेता ये बयान दे रहे हैं कि सुहेल आफरीदी वहां की स्थिति को सुधारने में बुरी तरह फेल रहे हैं।
आपको बता दें कि पाकिस्तान के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 232 और 234 के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति गवर्नर रूल लगा सकते हैं। ये पहले 2 महीने के लिए होता है, बाद में जरूरत पड़ने पर बढ़ाया भी जा सकता है। बाद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से इसकी मंजूरी लेनी पड़ती है। आप देखिए कैसे पाकिस्तान के अंदर राष्ट्रपति शासन वाला संग्राम छिड़ा हुआ है। भारत की राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं, जहां दिसंबर महीने का पहला सोमवार काफी सक्रियता वाला रहा। इसकी बड़ी वजह थी संसद के शीतकालीन सत्र का आज से शुरू होना। आज जैसे ही संसद का सत्र शुरू हुआ, एक शब्द राजनीतिक कॉरिडोर में काफी ट्रेंड होने लगा, चर्चा में आ गया। ये शब्द था ड्रामा। आज इस शब्द की एंट्री पीएम मोदी के एक बयान से हुई, जिसमें उन्होंने विपक्ष को ड्रामा नहीं डिलीवरी करने की नसीहत दी है। यह शब्द विपक्ष को काफी चुभा है और इसका जवाब भी आया है। इस पर हमने एक बयानों वाली लघु कुंजी तैयार की है, लेकिन पहले सत्ता की राजनीतिक कुंजी का हाइलाइट्स देख लेते हैं। संसद सत्र के पहले दिन आज संसद के अंदर और बाहर 3 मुद्दों पर काफी चर्चा हुई। इसमें पहले नंबर पर विपक्ष और पीएम मोदी की नसीहत और एसआईआर पर विपक्ष का हंगामा है। दूसरे नंबर पर संसद के बाहर कुत्ता और संसद के अंदर काटने वालों की चर्चा हुई। तीसरे नंबर पर उन लोगों के लिए बुरी खबर है जिन्हें तंबाकू खाने का बड़ा शौक है, वो महंगा होने वाला है। लेकिन सबसे पहले कुंजी उस कलेश पर जो पूरे दिन आज एक स्ट्रीट डॉग को लेकर छिड़ा रहा। कांग्रेस की एक वरिष्ठ सांसद है रेणुका चौधरी। आज वो एक कुत्ते को गाड़ी में लेकर संसद भवन पहुंच गई, जिससे एक नया विवाद खड़ा हो गया। इस पर बीजेपी ने उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। दरअसल रेणुका चौधरी जब आज संसद भवन पहुंची तो उनकी आगे की सीट जिस पर वो खुद बैठी थी, उनकी गोद में एक छोटा कुत्ता था। जब पत्रकारों ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने अपना कुत्ता दिखाया और कहा कि गूंगा जानवर अंदर आ गया तो इसमें क्या तकलीफ है, ये किसी को काटता नहीं है, काटने वाले तो और हैं संसद के अंदर। बीजेपी ने हाई सिक्योरिटी क्षेत्र में इस तरह से जानवर को लाने पर सवाल उठाया। बीजेपी सांसदों का कहना था कि संसद गंभीर मुद्दों पर चर्चा के लिए है, जानवर लाने के लिए नहीं। इस पर रेणुका चौधरी ने कहा कि बीजेपी के लोग बिना बात के मुद्दा बनाते हैं। ये कुत्ता सड़क पर घायल हो गया था, मैं इसे ले आई, इतनी सी बात है। एक बार सुनिए संसद परिसर में आज सांसदों के बीच कुत्ते पर कैसे बहस छिड़ गई। जानवर को पसंद नहीं करते ना सरकार। गूंगा जानवर गाड़ी में चले गए तो इनको क्या तकलीफ। काटने वाला कुत्ता दिखा के इतनी सी तो है, काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। सिक्योरिटी कंसर्न कौन सी सिक्योरिटी कंसर्न है? असली डसने वाले और काटने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं, सरकार चलाते हैं, उसका कोई इतराज नहीं। हम किसी गूंगे जानवर का हम देखभाल करते हैं तो ये बड़ी मुद्दा और चर्चा बन गई। और कुछ है ही नहीं क्या सरकार के पास। बीएलएस का मौत हो रहा है वो ड्रामा दिख रहा है, और कुत्ते को हम रक्षा करें तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और पार्लियामेंट में जो बैठ के हमको रोज डसते हैं उसका तो कोई फिक्र ही नहीं है। शाबाश। अगर वो सांसद है, उनको कुछ प्रिविलेज है तो उनको अमर्यादित आचरण नहीं करना चाहिए। वहाँ पे अपने डॉग को लेके आए, उस पर सवाल किया जाए तो उस पर जिस तरह का बयान दे रहे हैं, देश को शर्मसार कर रहे हैं, अपने खुद लोकतंत्र का पे कुठाराघात कर रहे हैं और इस पार्लियामेंट का अपमान कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। खैर, आज रेणुका चौधरी की बात बीजेपी सांसदों को बहुत चुभी है, लेकिन एक और शब्द है जो आज विपक्ष को बहुत चुभ रहा है। ये शब्द है ड्रामा, जिसकी डिलीवरी आज पीएम मोदी ने की है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद की बैठक शुरू होने से ठीक पहले पीएम मोदी ने संसद भवन के बाहर मीडिया से बात की। उन्होंने 10 मिनट के अपने संबोधन में 3 बड़ी बातें कही। पहली बात, संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। दूसरी बात, विपक्ष का फोकस नीति पर हो, नारों पर नहीं। और तीसरी बात यह कि विपक्ष सदन में मजबूत मुद्दे उठाए। इन तीनों नसीहतों के अलावा पीएम मोदी ने विपक्ष को बोनस टिप्स देने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष चाहे तो वो उन्हें टिप्स देने के लिए तैयार है कि कैसे परफॉर्म किया जाए। कुल मिलाकर सत्र के पहले ही दिन सदन के बाहर ही पीएम मोदी ने विपक्ष के हार वाले जख्मों पर नमक डाल दिया। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा।
विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। पराजय ने उनको परेशान करके रखा है, लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है, पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। नेगेटिविटी को जरा अपनी मर्यादाओं में रख करके नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान दे, ये मेरी अपेक्षा रहेगी। अब उन्होंने एक बार चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को, तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदलें। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए। अपनी निराशा और अपने पराजय पे सांसदों को बलि मत बनाइए। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों को ड्रामा नहीं करने की नसीहत दी, तो विपक्ष ने संसद सत्र की शुरुआत आज हंगामे वाले एक्शन से की। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष काफी आक्रोशित है। वो सरकार पर एसआईआर के बहाने वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। एसआईआर के काम और बीएलओ की मौत के मुद्दे पर आज दोनों सदनों में हंगामा हुआ। हालांकि इन हंगामों से अलग प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस्तेमाल किए गए ड्रामा शब्द से विपक्ष आहत है। इसके लिए उन्होंने संगठित होकर पीएम की आलोचना की। एक बार सुनिए ड्रामे पर कौन क्या कह रहा है। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूँ, सदन में नियोजित तरीके से बाधित करना लोकतंत्र में अच्छी परंपराएं नहीं है। आप सदन की कार्रवाई नहीं चाहते, शून्यकाल को चलाना नहीं चाहते, आप महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं चाहते। ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। बताइए जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. ड्रामा करना है तो एक एक्टिंग का पूरा ड्रामा स्कूल, एक नाटक बनाएं आप लोग और रंगमंच करें। यहाँ आपके नाटक ना करें, हार गए एक्सेप्ट करें, हारे, अपनी हार पर चिंतन करें, बाउंस बैक करने की बात करें। कुछ नहीं तो प्रधानमंत्री जी के बाद आधे घंटे की सब लोग विपक्ष जाके क्लास ले और जीवन बदल जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। सबसे ड्रामा तो इतना अच्छा एक्टिंग मोदी जी के छोड़ के कौन करने सकता है। देश का सबसे बड़ा एक्टर का नाम है नरेंद्र मोदी, ये तो सभी जानते हैं भाई। विपक्ष जब तक सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी करता रहेगा, कभी ये लोग वापस रिवाइव नहीं कर पाएंगे। दिक्कत ये है कि ये लोग अपनी हार पे मंथन करने के अलावा जितने संभव बहाने हो सकते हैं उसको खोजने का ये लोग प्रयास करते हैं। विपक्ष को कोई हताशा नहीं है। अगर हंगामा होता है तो गवर्नमेंट की वजह से होता है। विपक्ष को कोई शौक नहीं हंगामा करने का। ये तो सारी दुनिया जानती है, सारा देश देखता है कि ड्रामा हमेशा बीजेपी की ओर से ही आता है। विपक्ष, कांग्रेस कभी ड्रामे में विश्वास नहीं करती। हम तो कहते हैं कि काम करिए, डिलीवरी करिए। डिलीवरी नहीं हो रही तभी तो हमको आवाज उठानी है। हालांकि संसद के अंदर और बाहर के इन हंगामों से अलग थोड़ा काम भी हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज 2 अहम बिल पेश किए। दोनों बिल उन उत्पादों पर नई टैक्स व्यवस्था से जुड़े हैं जिन पर अभी जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस लगता है, जैसे सिगरेट, तंबाकू और पान मसाला। वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सेस विधेयक 2025 भी पेश किया। नया सेस उन उत्पादों पर लगेगा जिनसे राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा जोखिम माना जाता है। पान मसाला जैसे उत्पादों पर यह सेस लगाया जाएगा। तंबाकू और पान मसाला जैसी हानिकारक उत्पादों पर अभी 28% जीएसटी लगता है।
क्षतिपूर्ति सेस खत्म होने के बाद तंबाकू और संबंधित उत्पादों की बिक्री पर 40% जीएसटी और उत्पाद शुल्क लगेगा, जबकि पान मसाला पर 40% जीएसटी और स्वास्थ्य सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सेस भी लगेगा। यानी जो लोग तंबाकू खाने के शौकीन या तंबाकू खाने की आदत से लाचार हैं, उनका खर्चा बढ़ने वाला है। वैसे आज संसद से रेणुका चौधरी के डॉग वाला वीडियो ही ट्रेंड नहीं कर रहा है, बल्कि मध्य प्रदेश विधानसभा में भी एक बहुत दिलचस्प तस्वीर सामने आई, जिसमें द्वापर युग के पूतना अवतार का राजनीतिक संस्करण देखने को मिला। आज के दौर में इस किरदार की डायरेक्टर हैं कांग्रेस की एमएलए सेना महेश पटेल, जो आज एमपी विधानसभा में चेहरे पर पूतना का मुखौटा लगाकर पहुंच गईं और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वैसे आप सभी न्यूज मित्र सोच रहे होंगे कि आखिर कांग्रेस की विधायक को विधानसभा में पूतना का मुखौटा पहनकर क्यों आना पड़ा, तो इसकी कहानी भी आप जान लीजिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र के पहले दिन कांग्रेस के नेताओं ने जहरीले कफ सिरप के विरोध में प्रदर्शन करने का फैसला किया था। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत और इंदौर के अस्पताल में चूहों के काटने से बच्चों की दर्दनाक मौत पर विधानसभा के अंदर और बाहर हंगामा किया। इसके लिए कांग्रेस के सभी विधायक पूरी तैयारी से यहां पहुंचे थे। सभी बच्चों के पुतले लेकर विधानसभा परिसर में जमीन पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अलीराजपुर की जोबट विधानसभा से कांग्रेस की महिला एमएलए पूतना के गेटअप में आई थी। कांग्रेस का आरोप है कि एमपी की बीजेपी सरकार बच्चों को मौत के मुंह में धकेल रही है और दोनों ही मामलों में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि कांग्रेस विधायक के पूतना वाले इस विरोध और उनके आरोपों का जवाब बीजेपी ने कैसे दिया, इस पर एक न्यूज रील आइए आपको दिखाते हैं। आप कौन हो? मध्य प्रदेश में क्या कर रही हो? मैं मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार हूँ। मैं बच्चों को मारना आई हूँ। मैं मध्य प्रदेश की सरकार हूँ। मैं भाजपा की सरकार हूँ और मैं सीरम पद के माध्यम से बच्चों की हत्या कर रही हूँ। आप बताइए प्रदर्शन के क्या मायने हैं, क्या मतलब है इसका? प्रदर्शन के ये मायने हैं, देखिए मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह से मौन हो गई है और एक पूतना की तरह काम कर रही है। और पूतना की तरह इसलिए काम कर रही है कि छिंदवाड़ा में 25 बच्चे मरे, कफ सीरम के माध्यम से जहर दिया गया है, लेकिन जो जिम्मेदार है उसको अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस के विधायक तो कुछ भी कहते रहे, उनको नाच न जाने आंगन टेढ़ा, सवाल लगाना नहीं है, बात करनी नहीं है, केवल हल्ला मचाना है और आपके माध्यम से खड़े होकर कुछ बात पहुंचा देना है। बेखरब कृष्ण भक्ति की बात करते हो, ये सरकार निर्मम है, ये मासूम बच्चों के बारे में नहीं सोचना चाहती। केवल अपनी फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, केवल विवाद और हंगामा करके फोटो की सुर्खियां प्रेस की और पेपर की सुर्खियां बटोरने के लिए कांग्रेस ने इस विधानसभा के मंच का दुरुपयोग करने की बहुत बढ़िया। सत्ता में अब हमारी ये खबर देश के उन करोड़ों क्रिकेट फैंस के लिए है जिनके मन में एक सवाल कई दिनों से घूम रहा है। आखिर रोहित शर्मा, विराट कोहली और हेड कोच गौतम गंभीर के बीच चल क्या रहा है? कल दक्षिण अफ्रीका पर जीत के बाद ड्रेसिंग रूम से स्टेडियम तक कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसमें सवालों वाली गुगली है, जिसमें संकेत हैं कि वाकई टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ियों और कोच के बीच कोई दरार है या सब कपोल कल्पना के फ्री हिट हैं। कल रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में भारत 17 रन से जीत गया। सूत्रधार रहे कोहली, जिन्होंने 52वां वनडे शतक लगाया। इसके अलावा रोहित शर्मा ने 57 रन बनाए। लेकिन ऐसा दावा है कि बाहर से जीत वाली ये चमक दमक जैसी लग रही है, असल में वैसी है नहीं, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में कलेश वाली चिंगारियां हैं। अब तक कोहली और गंभीर के बीच मनमुटाव की बातें होती थी, लेकिन अब रिपोर्ट में दावा यह है कि रोहित शर्मा के भी गौतम गंभीर से अच्छे रिश्ते नहीं रहे और ये कहानी कल के मैच की कुछ वायरल तस्वीरों के जरिए बताई जा रही है। पहले उन तस्वीरों को देखिए जब मैच खत्म होने के बाद विराट कोहली ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे। सामने गंभीर खड़े थे। आमतौर पर इतनी बड़ी जीत के बाद टीम के कोच और स्टार खिलाड़ी आपस में हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, लेकिन तस्वीर से ऐसा लग रहा है कि कोहली ने गौतम गंभीर को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। गंभीर के सामने आते ही कोहली ने जेब से अपना मोबाइल निकाला और उसे देखते हुए वहां से निकल गए।
कल के मैच में विराट कोहली का डेथ स्केयर भी काफी वायरल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रोहित शर्मा 50 लगाने के बाद जश्न मना रहे हैं। वहीं गौतम गंभीर भी धीरे धीरे तालियां बजा रहे हैं, लेकिन तभी कोहली ड्रेसिंग रूम की तरफ देखते हैं, जिसे देखकर लगता है जैसे वो किसी को जवाब दे रहे हों। सोशल मीडिया में इसे कोहली का डेथ स्केयर कहा जा रहा है। हमारे पास कुछ और वायरल तस्वीरें भी हैं, जिसमें मैच जीतने के बाद गौतम गंभीर और रोहित शर्मा आपस में बात करते दिखे, लेकिन रोहित के हाव भाव और गंभीर के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों में कोई आम बातचीत नहीं बल्कि बहस हो रही हो। रोहित बार बार हाथ हिलाते हुए गंभीर से कुछ कह रहे थे। बातचीत के अंदाज से ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा गंभीर की किसी बात से सहमत नहीं है। कोहली की बहन भावना कोहली ढींगरा ने भी इंस्टाग्राम पर कोहली और रोहित शर्मा के हंसते हुई तस्वीर पोस्ट की और लिखा IYK यानी इफ यू नो यू नो, मतलब है कि अगर आपको पता है तो पता है। वहीं विराट के भाई विकास कोहली ने कोहली की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा काम बिफोर द स्टॉर्म, यानी तूफान से पहले की शांति। ये वही विकास कोहली है जो कुछ समय पहले गंभीर पर कई गंभीर आरोपों के बाउंसर फेंक चुके हैं। सूत्रों के अनुसार अब खबर यह है कि साउथ अफ्रीका से वनडे सीरीज के बीच ही BCCI ने टीम इंडिया के मैनेजमेंट की मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में गंभीर के साथ अजित अगरकर भी शामिल होंगे। टीम के प्रदर्शन और आगे के रोड मैप पर चर्चा होगी। साथ ही कोच के सीनियर प्लेयर्स के साथ तालमेल पर भी विमर्श होगा। बोर्ड सचिव के साथ ये बैठक मैच से पहले रायपुर में हो सकती है, क्योंकि सच्चाई है कि मैदान पर टीम का परफॉर्मेंस शानदार दिख रहा है, लेकिन टीम का बैकस्टेज ड्रामा बाहर आ रहा है। कल मैच के बाद कोहली ने इशारों में अपने आलोचकों को कैसे जवाब दिया, वो भी देखिए। अब सत्ता के न्यूज मित्रों को एक और अपडेट दे दें, जिसमें न्यायपालिका और उससे जुड़े फैसलों की समीक्षा को लेकर बहस है। बड़ी बात यह है कि खुद सुप्रीम कोर्ट की महिला जज जस्टिस BV नागरत्ना ने मुद्दा उठाया है। एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने सर्वोच्च अदालत में जजों के बदलने के साथ आदेश पलटने की परंपरा पर चिंता जताई। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि फैसलों को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें लिखने वाले जज बदल गए या पद छोड़ चुके हैं। हमारी न्याय व्यवस्था ये गारंटी देती है कि किसी न्यायाधीश का फैसला बदलते समय के साथ बरकरार रहेगा, क्योंकि ये फैसले स्याही से लिखे जाते हैं, रेत से नहीं। कानून और शासन में मौजूद सभी लोगों का दायित्व है कि वो फैसलों का सम्मान करें, जजमेंट से जुड़ी जरूरी चीजों पर ही आपत्तियां उठाएं। आगे उनका कहना था कि न्यायपालिका का कर्तव्य है कि वो कानून का शासन सुनिश्चित करें। न्यायपालिका की स्वतंत्रता फैसलों के अलावा जजों के आचरण से भी सुरक्षित रहती है। निष्पक्ष न्यायिक प्रणाली के लिए न्यायपालिका को राजनीति से अलग रखना जरूरी है। वर्तमान में जस्टिस नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट में एकमात्र महिला जज हैं, जिन्होंने बेंच के जज बदलने के बाद फैसलों में बदलाव पर आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट कई बार अपने ही फैसलों को पलट चुका है। इसी साल मई में सर्वोच्च अदालत ने विकास कार्यों के लिए पर्यावरण मंजूरी को अनिवार्य बताया था, लेकिन 28 नवंबर को CJI BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने उसे पलटते हुए प्रतिबंध को हटा दिया था। मई में ही सुप्रीम कोर्ट ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड को लिक्विडेट करने का आदेश देते हुए JSW स्टील की याचिका खारिज कर दी थी। लिक्विडेशन का मतलब कंपनी की संपत्ति बेचकर कर्ज चुकाया जाएगा, लेकिन सितंबर में अदालत ने JSW स्टील की 19,700 करोड़ के रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी। इस तरह यहां भी पुराना फैसला पलट गया। 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात पर चिंता जताई थी कि सर्वोच्च अदालत में ऐसे मामले बढ़ रहे हैं जहां पिछली बेंच के फैसलों को बाद की बेंच या स्पेशल बेंच द्वारा पलट दिया जा रहा है। कोर्ट ने कहा था कि फैसलों की अंतिम स्वीकृति से न केवल अंतहीन मुकदमेबाजी रुकती है, बल्कि न्यायपालिका में जनता का विश्वास भी बना रहता है।